हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म सिल्वर इंस्टीट्यूट नागपुर पे। जुड़ जाइए सब कोई जल्दी से जल्दी। ओके, थैंक यू। सो आज जो आपका सब्जेक्ट है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है और वहां से हम कुछ एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन, जो आपके एईजे एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम कोल इंडिया लिमिटेड में जो क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, उस टाइप के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज ये चलाया गया है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और होप कि आपको हमारी ये क्वेश्चन काफी पसंद आएंगे और इसके अकॉर्डिंग, इस तरीके के, इस पैटर्न से ही आप अपने एग्जाम को क्या करें सर, कवर करें, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड सेशन होगा आपका, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय। स्लो सैंड फिल्टर का क्लीनिंग कैसे करते हैं? अरे भाई, पहले फिल्टर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी ले लीजिए। फिल्टर आपके डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज को निकालने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहली बात, फिल्टर, हम वाटर को फिल्ट्रेशन से क्या कराते हैं, कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, किस चीज को रिमूव कराया जाता है? चूंकि हम जानते हैं वाटर ट्रीटमेंट इज बेसिकली अ रिमूवल प्रोसेस, और उस रिमूवल प्रोसेस में अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग ऑपरेशन से, अलग अलग प्रोसेस से हम कुछ ना कुछ अपने वाटर में जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या कर पाते हैं, रिमूव कर पाते हैं। फिल्ट्रेशन से क्या रिमूव करते हो? फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर यूज किया जाएगा, और फिल्ट्रेशन से हम वाटर में प्रेजेंट डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और वो सारे कोलाइडल को भी रिमूव कराया जाता है जो कि कोआगुलेशन प्रोसेस को एस्केप कर चुके हैं। तो कोआगुलेशन प्रोसेस को एस्केप करने के साथ साथ डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज पे फोकस होता है ना। सो फिल्टर को अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बेसिस पे हम देखते हैं कि फास्ट है कि स्लो है, तो फिल्टर को दो टुकड़ों में बांट दीजिए। स्लो सैंड फिल्टर हो सकता है और रैपिड सैंड फिल्टर हो सकता है। स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन को करने से थोड़ा ना यही क्वेश्चन एकदम डिट्टो मैं बोलूंगा कि आ ही जाएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन फिल्टर की जानकारी आपको उस क्वेश्चन को क्या करा देगी, सॉल्व करा देगी। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लीजिए। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो सैंड फिल्टर के लिए 100 to 200 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? एंड आरएसएफ के लिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होगा ये आपको होता है 3000, कितना, 3000 to 6000 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर होगा। वहीं अगर हम कंपेयर करें तो 30 टाइम्स ज्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है। 100 है तो 3000 है, 200 तो 6000 है। तो 30 टाइम्स आपको क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रैपिड सैंड फिल्टर में ज्यादा मिलता है। मतलब 1 यूनिट एरिया का अगर आरएसएफ बनाते हैं और यूनिट एरिया का ही आप बनाते हैं स्लो सैंड फिल्टर, तो आपको 30 गुना ज्यादा फिल्टर्ड वाटर मिलेगा। भाई तो इफिशियंसी पे ही बात कर लो ना, बहुत स्लोली स्लोली ये फिल्टर करता है, तो इफिशियंसी इसका 98 से 99% तक होगा। ओके, यहीं पे इफिशियंसी अगर रैपिड सैंड फिल्टर की बात करो तो 80 to 90% एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी वाइज कम है क्योंकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत फास्ट है ना, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाई होगा तो इफिशिएंसी तो डिक्रीज करना ही था। ये पूछेगा कि यहाँ से पार्टिकल साइज क्या होंगे, इफेक्टिव साइज D10 की बात करें तो ये स्लो सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसलिए कम है क्योंकि उसके पार्टिकल साइज बहुत छोटे छोटे, उसके पार्टिकल साइज क्या क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं। तो पार्टिकल साइज के बारे में अगर बात करें तो 0.20 mm से लेके 0.35 mm तक फिल्टर मीडिया का साइज होता है। स्लो सैंड फिल्टर में जो मीडिया है उस मीडिया में इफेक्टिव साइज, पार्टिकल साइज, ग्रेन साइज आपका क्या होगा, 0.2 mm से लेके 0.35 mm। यहीं पे अगर स्लो सैंड फिल्टर का के तुलना में अगर रैपिड सैंड फिल्टर के D10 को देखा जाए, इफेक्टिव साइज, मीडिया पार्टिकल साइज की बात की जाए, तो यहाँ पे मिले होंगे, है ना, पार्टिकल्स आपको काफी बड़े बड़े यहाँ पे मिलते हैं। तो इसकी तुलना में बड़े पार्टिकल होंगे। रैपिड सैंड फिल्टर की तुलना, स्लो सैंड फिल्टर की तुलना में रैपिड सैंड फिल्टर में पार्टिकल साइज बड़े होंगे, इसीलिए उसका एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। और जब सरफेस एरिया कम रहेगा तो आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो ज्यादा ही होना है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो साइज है 0.35 mm से लेके
0.55 mm तक हो गया, तो किसके पार्टिकल साइज कोर्सर हो गए? आपको आरएसएफ के पार्टिकल साइज क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात की जाए तो ये 1.8 से लेके 3 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होता है? 1 पॉइंट। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बेसिकली क्या होता है? D60 साइज बाई D10 साइज, है ना। सीयू का वैल्यू, सीयू का फॉर्मूला क्या है? D60 बाई D10 साइज को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और ये बताता है कि ग्रेडेशन क्या है, ये बताता क्या है कि ग्रेडेशन कैसा है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बताता है कि आपके पार्टिकल्स के ग्रेडेशन कैसा है। अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल होता है तो मोर देन 4 होना चाहिए कि नहीं, अगर वेल ग्रेडेड सैंड है तो सीयू वैल्यू मोर देन 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। और अगर आरएसएफ का हो तो वो और पुअर ग्रेडेड हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। तो बोल सकते हैं 1.3 से लेके 1.8 के बीच में सी वैल्यू होता है, तो पुअर ग्रेडेशन होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाई होगा। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। इसके साथ साथ ये कुछ नहीं पूछा है, दिस आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन फिल्टर के बारे में। अगर ये बातें आपके पास हैं तो ये क्वेश्चन क्या सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछ ले, पार्टिकल साइज से पूछ ले, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से पूछ ले, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से पूछ ले, क्वेश्चन तो पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे। सो ध्यान रखिएगा इन सारी बातों का। इसके बाद पूछा गया क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय। तो बहुत बार आप फिल्टर में क्लीनिंग का इंटरप्रेट कर लेते हो बैक वॉशिंग। नहीं बाबा, बैक वॉशिंग कहां पे? आरएसएफ में। बैक वॉशिंग कहां पे होता है? बैक वॉश करते हैं, क्या बोलते हैं? आरएसएफ में बैक वॉश करते हैं, बैक वॉशिंग। आरएसएफ का जो क्लीनिंग होगा, क्लीनिंग इज डन बाय बैक वॉशिंग। अगर स्लो सैंड के क्लीनिंग की बात करें तो यहां पे होगा स्क्रैपिंग। क्या बोलेंगे? स्क्रैपिंग द टॉप लेयर्स और टॉप फिल्टर मीडिया अबाउट 1.5 to 3 सेंटीमीटर ऊपर से स्क्रैप कर लिया जाता है। चूंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटे छोटे थे, वर्ड्स बहुत ही फाइन होंगे, तो आपके मोस्ट ऑफ द इंप्योरिटीज स्लो सैंड में क्या होंगे? टॉप पे ही कैच कर लिए जाएंगे। अब टॉप पे ही इंप्योरिटी है, उसको ऊपर से क्या कर लेते हैं? स्क्रैप कर लेते हैं। तो एसएसएफ का जो क्लीनिंग होगा स्क्रैपिंग टॉप लेयर ऑफ फिल्टर मीडिया। आरएसएफ का जो क्लीनिंग होगा बैक वॉशिंग, क्योंकि इंटीरियर में भी इंप्योरिटी चले जाते हैं तो बैक वॉश किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या जवाब दोगे इसका? क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय स्क्रैपिंग एंड रिमूवल ऑफ सैंड। बैक वॉशिंग नहीं, एनी ऑफ द अबव। अरे बाबा, स्क्रैपिंग बोला, कूट देंगे, स्क्रैपिंग बोलेगा तो कूट देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए सर। होप कि आपको ये सारी बातें पहले से पता थी और आपने क्वेश्चन देखा और फटाक से आंसर किया। क्लियर है? और भी कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अगर देंगे फिल्टर से तो इन सारी बातों से आपके फिल्टर का क्वेश्चन क्या होगा? कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया था अभी आपका, इसका आंसर क्या होना है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। एयर बाइंडिंग फेनोमेनन इन रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर में जो प्रॉब्लम्स होंगे ना सर, पहले आप समझिए प्रॉब्लम्स क्या होंगे। प्रॉब्लम्स हो सकता है एयर बाइंडिंग, आपका प्रॉब्लम हो सकता है मड बॉल फॉर्मेशन, आपका प्रॉब्लम हो सकता है क्रैकिंग ऑफ फिल्टर बेड, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर बेड। These are the problems associated with RSF। आपको पता होगा एयर बाइंडिंग प्रॉब्लम क्या है, आपको पता होगा मड बॉल फॉर्मेशन क्या है, और अगर आपको पता है कि फिल्टर बेड भी क्रैक कर सकता है, क्यों कर सकता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाना आसान है। सो एयर बाइंडिंग प्रॉब्लम और एयर बाइंडिंग फेनोमेनन इन रैपिड सैंड फिल्टर में अकर ड्यू टू, इनके कारण क्या है? तो एयर बाइंडिंग बोला है तो इसका कारण निगेटिव हेड होगा। निगेटिव हेड अगर एक्सेसिव हो जाता है,
एक्सेस निगेटिव हेड हो जाता है 1.2 मीटर के आसपास। अगर निगेटिव हेड हो गया 0.7 टू 1.2 का रेंज है, तो निगेटिव हेड अगर 0.7 टू 1.2 के बीच में है तो क्या होगा कि आपके फिल्टर में ही वाटर जब पास कर रहा है ना, तो वो वाटर में प्रेजेंट एयर जो है वे मतलब गैसेस जो हैं वो वाटर से क्या हो जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं और इन फॉर्म ऑफ वेपर आपके फिल्टर मीडिया में यहाँ वहां जहां तहां क्लॉग हो जाएंगे। और जब एयर फिल्टर में आता है तो दैट इज कॉल्ड एयर बाइंडिंग प्रॉब्लम, है ना। सो इसका डिटेल आपको आपके थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। ये होप की प्रैक्टिस सेशन है, तो आपको इन सारी बातों को क्या करना होता है, पहले से पता करना होता है। और मैं बता रहा हूं कि आपका एयर बाइंडिंग का प्रॉब्लम होता है एक्सेसिव निगेटिव हेड। जब निगेटिव हेड 0.7 1.2 मीटर के आसपास हो जाता है, तो जो वाटर पास कर रहा था, तो क्यों ऐसा होता है जानते हो, जब फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर्स बहुत सारे इम्प्यूरिटी के को कैप्चर कर लेता है, तो उसके वॉइड क्लॉग हो जाते हैं, वॉइड बहुत ही छोटे हो जाते हैं। और वाटर के लोड के कारण अगर वॉइड के साइज छोटे हो जाएंगे तो वाटर में का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। जनरली आप देखते हो कि एक पाइप है, पानी जा रहा है, अगर उसमें आप नोजल लगा देते हो तो वाटर का वेलोसिटी बढ़ जाता है कि नहीं, मतलब डाया उसका छोटा कर है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब यहाँ भी फिल्टर में पहले वॉइड थोड़े बड़े थे, फिल्ट्रेशन हुआ, उस वॉइड में इम्प्यूरिटी डिपॉजिट हुआ, इम्प्यूरिटी डिपॉजिट होने से वॉइड का साइज छोटा हुआ, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। और जब हाई वेलोसिटी से वाटर फिल्टर में पास करेगा तो फिल्टर में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वाटर में प्रेजेंट गैसेस क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे, वाटर का साथ छोड़ देंगे और फिल्टर में यहाँ वहां जहां तहां जमा हो जाएंगे, जो और उसी समस्या को बोलते हैं एयर बाइंडिंग प्रॉब्लम। और जब एयर बाइंडिंग प्रॉब्लम होता है ना, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपका क्या हो जाता है, बहुत, क्योंकि जहां भी एयर आ जाएगा फ्लो के दौरान तो आपका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा कि नहीं होगा। सो फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन शुरू होता है। और एयर बाइंडिंग का कारण क्या है, एक्सेसिव निगेटिव हेड, एक्सेसिव निगेटिव हेड, एक्सेसिव निगेटिव प्रेशर, हेड मतलब प्रेशर, है ना। मडवॉल फॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम, हायर टर्बिडिटी इन द एफ्लुएंट, लो टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, अभी बोले हैं हम, तो इसका अकर्स ड्यू टू किसके कारण, एक्सेसिव निगेटिव हेड। ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा, खुश रहिएगा। नेक्स्ट की ओर आ जाए। ओके, चलिए, the quantity of filtered effluent and the working of filter in a rapid sand filter is adversely affected। क्वालिटी बोला है, क्या बोला है, द क्वालिटी ऑफ फिल्टर्ड एफ्लुएंट, मतलब फिल्टर्ड वाटर, एफ्लुएंट यहाँ पे तो वाटर ही होगा, so the quality of filtered effluent and the working of filter in RSF is adversely। क्वालिटी कब खराब होगा, जब फिल्टर क्रैक हो जाएगा, जब फिल्टर क्या हो जाएगा, क्रैक होगा। क्रैकिंग कब होगा, तो क्रैकिंग होगा जब मॉइस्चर में चेंज काफी सडन हो, सडन चेंज इन मॉइस्चर, है ना। आपके फिल्टर के बेड के ऊपर अगर मॉइस्चर का जो चेंज हो रहा है, मॉइस्चर का चेंज अगर रैपिड हो रहा है, सडन हो रहा है, तो सडन चेंज इन मॉइस्चर, सडन चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट में leads to cracking of फिल्टर बेड। और जब फिल्टर बेड ही क्रैक हो जाएगा तो वो फिल्टर कर पाएगा क्या, जब हम मान लेते क्रैक कर गया, होता है ना, मॉइस्चर काफी कम हो जाता है तो आपका मिट्टी फट जाता है, उसी तरीके से ये सैंड ही तो है, सॉइल ही तो है, क्या होगा कि मॉइस्चर अगर चेंज हुआ, ड्राई हुआ, तो आपका क्या हुआ, वो क्रैक कर सकता है। और क्रैकिंग जब होगा तो फिल्टर पानी डायरेक्ट नीचे चला जाएगा कि नहीं, फिल्ट्रेशन हुआ कहाँ, तो आपका क्वालिटी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है जब क्रैकिंग ऑफ फिल्टर हो, है ना। एयर बाइंडिंग अभी समझाया। मडबॉल क्या होता है, इम्प्रॉपर वॉशिंग, ये किसके कारण होता है, इम्प्रॉपर वॉशिंग, इम्प्रॉपर वॉशिंग ऑफ फिल्टर। फिल्टर को अगर इम्प्रॉपर वॉश किया, वॉश प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो स्टेन्स जमा होते होते, इंप्योरिटी जमा होते होते मडबॉल बन जाते हैं, मडबॉल फॉर्मेशन हो जाता है ना।
तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखे जाएंगे, एयर बाइंडिंग प्रॉब्लम, मडबॉल एंड क्रैकिंग ऑफ फिल्टर बेड। जब फिल्टर मीडिया क्रैक कर जाएगा फिल्ट्रेशन में, मतलब आपका क्वालिटी जो होगा वाटर का वो बहुत ही पुअर हो जाएगा, है ना, एडवर्सली अफेक्टेड होगा। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, आपकी इजाजत अगर हो तो। इन डबल फिल्ट्रेशन द रफनिंग फिल्टर कोर्सर पार्टिकल हम यहाँ पे जनरली यूज करते हैं। और हम जानते हैं कि स्लो सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, 100 to 200 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का अगर फिल्टर लो तो 1 घंटे में 100 लीटर पानी ही फिल्टर कर पाता है। तो इस फिल्टर मान लेते हैं कि ये स्लो सैंड फिल्टर है। एफिशिएंसी तो इसका बहुत अच्छा है, दिस इज स्लो सैंड फिल्टर। इसके ऊपर हम रख देते हैं एक रफनिंग फिल्टर। रफनिंग फिल्टर बोला है ना, तो रफनिंग फिल्टर क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, फाइनर पार्टिकल होते हैं, यहाँ पे थोड़े कोर्सर पार्टिकल लगा देते हैं। तो क्या होता है कि जब भी वाटर इसके ऊपर पोर करते हैं सर, तो यहाँ पे रिलेटिवली वाटर के इम्प्योरिटी के लोड को कम कर लिया, कुछ तो रफनिंग फिल्टर भी रिमूव कर लिया होगा। तो जो वाटर फिर यहाँ से पास होगा वो रफनिंग फिल्टर से पास होके आया है। तो रफनिंग फिल्टर में वाटर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी के लोड को क्या कर लिया है, कुछ हद तक कम कर दिया गया है। और लेसर लोड के साथ अगर स्लो सैंड फिल्टर पे आएगा तो स्लो सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। स्लो सैंड फिल्टर के एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी फास्ट हो जाएगा। इफ इस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वाइज भी बोल सकते हैं कि लोड कम आ रहा है तो जल्दी जल्दी वो फिल्टर करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई साहब स्लो सैंड फिल्टर में रफनिंग फिल्टर कहाँ लगाया जाता है, रफ इन डबल फिल्ट्रेशन। तो एक बार तो यहाँ फिल्टर हुआ, एक बार यहाँ फिल्टर हुआ, तो हो गया डबल फिल्ट्रेशन। क्या हो गया, फर्स्ट फिल्ट्रेशन का हुआ रफनिंग फिल्टर पे, सेकंड फिल्ट्रेशन क्या हुआ स्लो सैंड फिल्टर पे। तो यहाँ पे इन डबल फिल्ट्रेशन रफनिंग फिल्टर कहाँ रखा जाए, नीचे रख दिया जाए या ऊपर रख दिया जाए। तो भाई जनरली कोर्सर को ऊपर रखिएगा, फाइनर को क्या कर लीजिएगा नीचे। अगर फाइनर ऊपर रखिएगा कोर्सर नीचे रखिएगा तो फाइनर पार्टिकल से जो छन के आएगा इस दूसरे का कोई सिग्निफिकेंस नीचे है। अगर आप पतला वाला छननी से चाय छान लिए हो तो फिर छाने हुए चाय को अगर मोटे वाले छननी से छानोगे तो क्या कुछ टिकेगा। लेकिन अगर मोटे वाले को ऊपर रख के पतले वाले को नीचे रखते हो तो मोटा वाला भी कुछ निकाल लिया और पतला वाला जो फाइनर सीव है वो आपको क्या करेगा, रिमेनिंग को क्या करेगा, रिमूव कर लेगा। तो कहाँ पोजीशन होना चाहिए, एसएसएफ के बाद या एसएसएफ के पहले। ऑब्वियसली रफनिंग फिल्टर को रखा जाता है प्रायर, पहले स्लो सैंड फिल्टर के, है ना। सो प्रायर टू स्लो सैंड फिल्टर, ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द इफेक्टिव साइज ऑफ, देखिए क्वेश्चन आ गया, इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यूज्ड इन एसएसएफ। हमारे पास एसएसएफ है, हमारे पास आरएसएफ है। इफेक्टिव साइज D10 अभी लिखवाया था मास्टर 0.2 mm से लेके 0.35 mm, और आरएसएफ का जो D10 था वो 0.35 mm से लेके 0.55 mm। ये बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है एग्जामिनेशन में, इसीलिए मैंने पहले ही सारे डिटेल्स फिल्टर से क्या कर दिए थे, डाल दिए थे। सो द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर 0.25 सही चल रहा है। ये 0.7 तो कभी नहीं होगा जी, 1 mm तो कभी नहीं होगा, 1.8 mm तो नहीं होगा, 0.20 से लेके 0.35, 0.25 से लेके 0.35। बेस्ट ऑप्शन तो ए ही जा रहा है ना आपका, बेस्ट ऑप्शन क्या जा रहा है आपका, ए ही तो जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ pressure filter as compared to that of rapid gravity filter is, rate of filtration of pressure filter. So based on external forces, आपको फिल्टर को बोला जाता है ग्रेविटी फिल्टर हो सकता है,
और आपका हो सकता है प्रेशर फिल्टर। तो प्रेशर फिल्टर, ग्रेविटी फिल्टर आपका दोनों है, स्लो सैंड फिल्टर भी ग्रेविटी फिल्टर है और आरएसएफ भी आपका क्या है, ग्रेविटी फिल्टर ही है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं देते, लेकिन प्रेशर फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करके वाटर को फिल्टर कराया जाता है। तो यहाँ पे इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपको पता था, 100 से लेके 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। आरएसएफ का आपको पता था 3000 से लेके 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है प्रेशर फिल्टर के बारे में तो लिख लीजिए, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन FRAs 6000 to 15000, वेरी फास्ट सर, लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। इफिशियंसी इसका बहुत ही कम, 60 to 70%। इफिशियंसी प्रेशर फिल्टर का क्या होता है, 60 to 70%। तो बताओ, या इस मिनिमम इफिशियंसी के साथ हम वाटर को यूज कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस? नहीं कर सकते। सो प्रेशर फिल्टर इज नॉट एट ऑल यूज्ड इन केस ऑफ पोर्टेबल वाटर पर्पस। अगर वाटर पोर्टेबल आपको बनाना है तो प्रेशर फिल्टर को यूज नहीं करना है। तो कहाँ यूज करेंगे? तो इंडस्ट्री में कर सकते हैं, आप स्विमिंग पूल्स के लिए यूज कर सकते हैं प्रेशर फिल्टर के लिए, जो वाटर स्विमिंग पूल में आपको फीड करना है तो प्रेशर फिल्टर आप वहां पे यूज करें, क्योंकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपको वहां पे ज्यादा चाहिए होगा, है ना। और यहाँ पे इसका D10 का बात किया जाए तो आप याद रखिएगा 0.55 से 0.90, 0.55 से क्या लिखेंगे, 0.55 से लेके 0.90 mm तक हम इसको क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये आपको प्रेशर फिल्टर की जानकारी है। अब बताओ क्या क्वेश्चन पूछा था, हमने तो जानकारी आपको दे दी, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ रैपिड ग्रेविटी। रैपिड ग्रेविटी का 3000 से 6000 और प्रेशर का 6000 से 15000। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा किसका है, गुड है, पुअर है? नहीं, पुअर तो नहीं है, प्रेशर का ज्यादा है। रैपिड की तुलना में अगर प्रेशर को कंपेयर करें तो प्रेशर का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा है। तो पुअर तो नहीं बोल सकते, इक्वली गुड तो नहीं बोल सकते, मच बेटर क्या बोल सकते हैं, मच बेटर है। आपको 3000 की जगह 6000 मिल रहा है ना। 3000 से 6000 की जगह आपको 6000 से 15000 का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मिल रहा है। लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करें तो किसका क्वालिटी बेटर होगा? सबसे बेटर आपका इफिशियंसी इसी का ना सबसे ज्यादा है, और फिर आरएसएफ, और सबसे खराब क्वालिटी किसका होगा? इन सब में प्रेशर फिल्टर का ही होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ, पहले ही स्लाइड में हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको दे दिए थे, अगर आपको ध्यान है तो इस क्वेश्चन का जवाब देके दिखाइए, है ना। रैपिड सैंड फिल्टर रिमूव बैक्टीरिया। तो इफिशियंसी रैपिड सैंड फिल्टर का कितना था? 80 से 90%। जो इफिशियंसी है उतना ही ना रिमूव कर पाएगा। तो इफिशियंसी ऑफ रिमूवल, है ना, इम्प्योरिटी रिमूवल इफिशियंसी आरएसएफ का कितना है? 80 से 90%। अगर बैक्टीरिया है तो 80 से 90% तक रिमूव कर पाएगा। अगर स्लो सैंड फॉल, स्लो सैंड का इफिशियंसी, एसएसएफ इफिशियंसी कितना था? बहुत हाई, 98 से 99% इफिशियंसी है। याद रहेगा ये बात। RSF efficiency is 80 to 90%, slow sand efficiency is 98 to 99%। होप कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। As compared to slow sand filter, rapid sand filter gives, as compared to slow sand filter, rapid sand filter gives, क्या देता है, कैसा देता है? स्लो सैंड फिल्टर की तुलना में रैपिड सैंड फिल्टर का क्या लोअर फिल्ट्रेशन रेट होता है? गलत बात, हायर फिल्ट्रेशन रेट होता है। सही है, ये भी हाई, तो लोअर वाला तो पहले ही गलत हो गया। एज कंपेयर टू एसएसएफ, रैपिड सैंड फिल्टर गिव्स हायर फिल्ट्रेशन रेट। तो हायर फिल्ट्रेशन रेट ये हो सकता है, या फिर इसमें से, बट लोअर इफिशियंसी। आरएसएफ का
इफिशियंसी क्या है, लोअर है। अगर आप एसएसएफ अभी तो लिखे थे, एसएसएफ का कितना होता है 98 से 99%। आरएसएफ का इफिशियंसी क्या होता है 80 टू 90%। पिछला क्वेश्चन यही था ना। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपको इसका कितना होता है 100 से 200 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। इसका एफिशिएंसी कितना होता है 3000 से लेके 6000 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। तो अब बताओ इन्हीं दोनों बातों पे ना कंपेयर करना है एफिशिएंसी पे। और तो आपको पूछा एज कंपेयर टू एसएसएफ, आरएसएफ गिव्स हायर फिल्ट्रेशन रेट। यस, आरएसएफ का हायर फिल्ट्रेशन रेट है। एंड एफिशिएंसी आरएसएफ का लेसर है, तो लोअर एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया या हायर एफिशिएंसी, हायर नहीं, एफिशिएंसी स्लो सैंड फिल्टर का बेटर है। तो बेटर ऑप्शन इज सी सर, हायर इनफिल्ट्रेशन रेट आरएसएफ के पास होता है एज कंपेयर टू एसएसएफ, एंड एफिशिएंसी एज कंपेयर टू एसएसएफ क्या होता है लेसर होता है। सो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। होप कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की आइए, की ओर आइए। रैपिड सैंड फिल्टर should be proceeded by coagulation and sedimentation used after slow sand filtering has been done। जहां स्लो सैंड फिल्टर कर लेंगे, आरएसएफ करने का कोई मतलब, आरएसएफ के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है। यूज रैपिड सैंड एज फिल्टर मीडिया, रैपिड सैंड जैसा कोई टर्म नहीं होता है। कैन कंबाइन डिसइंफेक्शन ऑल्सो, नहीं। शुड बी प्रोसीडेड बाय कोआगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, है ना। रैपिड सैंड फिल्टर को जब हम यूज करते हैं तो आप ऑर्डर देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं आप, जैसे हमारे पास रॉ वाटर है, क्या है रॉ वाटर। अब रॉ वाटर का जो ट्रीटमेंट होगा, तो ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होगा, हम स्क्रीन करेंगे, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे उसके बाद प्लेन सेडिमेंटेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, सरफेस वाटर के लिए बोल रहा हूं, प्लेन सेडिमेंटेशन। उसके बाद हम जो लेंगे, प्लेन सेडिमेंटेशन में डिस्क्रीट पार्टिकल का सेटलमेंट होगा, और उसके बाद जो पार्टिकल्स कोलाइडल रेंज के हैं उनके लिए कोआगुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, कोआगुलेशन कराएंगे। कोआगुलेशन एंड कोआगुलेशन को बोलते हैं कोआगुलेशन एडेड विथ सेडिमेंटेशन। कोआगुलेशन के बाद सेडिमेंट हो जाएगा, जो कोलाइडल होगा वो सेडिमेंट सेटल कर जाएगा, तो कोआगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद नंबर आता है फिल्टर का, तो फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद डिसइंफेक्शन होगा, होगा कि नहीं, डिसइंफेक्शन होगा। और देन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बताइए, दिस इज द लेआउट। रॉ वाटर था तो हम पहला काम क्या किया, स्क्रीन करिए, लार्ज फ्लोटिंग मैटर को निकाल लिया, प्लेन सेडिमेंटेशन में डिस्क्रीट पार्टिकल का सेटलमेंट करा लिया, कोआगुलेशन में हमने कोलाइडल पार्टिकल को रिमूव किया है, और फिल्ट्रेशन में डिसॉल्व इंप्योरिटी को रिमूव किया है, और जो भी कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे उनको डिसइंफेक्ट करा लिया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल के वाटर को क्या कर लिया जाएगा, पब्लिक को सप्लाई कर दिया जाएगा। दिस इज द लेआउट। अब यहाँ पे बोलता है कि रैपिड सैंड फिल्टर कब यूज करते हैं, तो रैपिड सैंड फिल्टर फिल्ट्रेशन के दौरान ही यूज किया जाएगा। तो पहले कोआगुलेशन और सेडिमेंटेशन हो जाएगा, तब आपको फिल्टर पे आना होगा। दिस इज द क्रोनोलॉजी, इस ऑर्डर में काम करते हैं। सो यूज आफ्टर स्लो सैंड फिल्टर। अरे भाई, जब फिल्टर में हम आरएसएफ यूज करेंगे तो स्लो सैंड फिल्टर के बाद क्यों आरएसएफ लगाएंगे, है ना। आरएसएफ तो पहले लगे, कोर्सद है आरएसएफ, तो आरएसएफ पहले लग, हम स्लो सैंड के बाद आरएसएफ लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। यूज रैपिड सैंड एज अ फिल्टर मीडिया, ऐसा कोई बात नहीं है, कोर्सर मीडिया यूज करेंगे, सैंड ही मीडिया होगा, है ना। कैन कंबाइन डिसइंफेक्शन ऑल्सो, ये कंबाइन नहीं करता है। ये देखो, शुड बी प्रोसीडेड बाय कोआगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये कब प्रोसीड किया जाएगा, पहले कोआगुलेशन और सेडिमेंटेशन हो जाएगा तब ना। सो बेटर ऑप्शन इज ए सर, ऑप्शन नंबर ए। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, गलत बोल रहा हूं मैं, होप कि आपको ये क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा। और अच्छा क्वेश्चन था, जिसको ये लेआउट पता रहेगा ना वही इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएगा। जिसको लेआउट का कोई आइडिया ही नहीं है तो फंस
टाइप के क्वेश्चन में तो आपके पास कॉन्सेप्ट डीप होने चाहिए, और उस डीप कॉन्सेप्ट के लिए ही सिल्वर इंस्टीट्यूट जाना भी चाहिए, मतलब जाना ही भी चाहिए। अगर सिल्वर इंस्टीट्यूट एग्जिस्टेंस में आने वाला है और अच्छा काम करने वाला है तो वो अपने डीप कॉन्सेप्ट के लिए जाना है। अगर डीप कॉन्सेप्ट उनका बोल सकते हैं धर्म होना चाहिए सिल्वर इंस्टीट्यूट का, मतलब टीचिंग जो जोन होना है, उस जोन में उनको क्या रहना है, आपको क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, है कि नहीं। और उसी क्रम में ये सारी क्लासेस आपको दी जा रही है। कहीं से भी उल जुलूल क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत नहीं किए जाते। ये सारे क्वेश्चन आपके एज पर द एग्जाम स्टैंडर्ड हैं। जिस एग्जाम की तैयारी करो, एई, जेई और पीएसयू की, उन सारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज पर दिस पैटर्न ही पूछे जाते हैं। सो होप कि ये प्लेटफॉर्म आपको पसंद आ रहा होगा और आप कंटिन्यूअसली इस पे मिलने वाले लेक्चर्स को डीपली देखिए, महसूस करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने कोर्स के स्ट्रक्चर को क्या करिए, रिवाइज करिए और इस एग्जाम में अच्छा कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक impurities in wastewater form a layer on top of filtering media. Such layer is called, देखो जैसे फिल्टर पार्टिकल्स है ना, फिल्टर मीडिया है, फिल्टर मीडिया है तो ये मान लेते हैं मीडिया है। अब इसके ऊपर वाटर आ रहा है, वाटर में ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी है, वाटर में क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी भी है। तो इस फिल्टर मीडिया के ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो इस ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज को क्या करेंगे, एज अ फूड कंसीडर करेंगे, एज अ फूड कंसीडर करेंगे। और एक थिन मैट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिल्टर मीडिया के ऊपर जमा हो जाएगा। डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको फूड कंसीडर करते हुए ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिल्टर मीडिया के ऊपर होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर आया है, उस ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड कंसीडर करते हुए ऑक्सीडाइज कर लेगा। और ऑक्सीडाइज करेगा तो ये मीडिया के ऊपर ही रहेगा। तो मीडिया के ऊपर एक लेयर बचेगा, एक बायोलॉजिकल लेयर बनेगा। उस बायोलॉजिकल लेयर को बोलते हैं डर्टी स्किन। क्या बोलते हैं, डर्टी स्किन। और इसी को टेक्निकली बोलते हैं, समझ गए, डर्टी स्किन बोलो या मर्ज्ड बोलो, डर्टी स्किन बोलो या फिर मर्ज्ड बोलो, दोनों एक ही बात है ना। डर्टी स्किन और इसको क्या बोलते हैं, मर्ज्ड बोलते हैं। बायोलॉजिकल, क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म। फिल्टर में क्या होता है, बायोलॉजिकल। जैसे आपको बोला जाएगा कि मैकेनिज्म क्या क्या है, तो फिल्टर के अंदर जो रिमूवल का मैकेनिज्म है वो हो सकता है स्क्रैपिंग और मैकेनिकल स्ट्रेनिंग बोल सकते हो उसको, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन, वॉइड्स में पार्टिकल सेटल हो सकते हैं, सेडिमेंटेशन, आपका बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो के द्वारा फूड कंसीडर करते हुए ऑक्सीडाइज करा दिए जाते हैं, रिमूव करा दिए जाते हैं। वाटर जो यहां से निकल गया वो फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होगा। तो क्वेश्चन क्या था भाई, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज इन वाटर फॉर्म ए लेयर ऑन टॉप ऑफ फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया के ऊपर लेयर बनाता है, उस लेयर को बोलते हैं डर्टी स्किन। डर्टी स्किन नहीं होता तो क्या ऑप्शन में होता, मर्ज्ड होता। दोनों एक ही बात है। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, the common disinfectant in rural wells. रूरल वेल्स, रूरल वेल्स, पहले के जमाने में कॉलरा बहुत होता था भाई। क्या होता था, कॉलरा बहुत होता था। दिस इज अ वेल। अब वेल के चारों तरफ कुछ लोग, ओपन वेल है सर, और इस वेल में जो वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स हुआ करता था, नहीं हुआ करता था। अब क्या होता था कि यहाँ पे कुछ लोग बैठ के अपना बर्तन भी साफ करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग अपना जो है जानवर भी धोते हैं कि नहीं धोते हैं। तो ये सारा पानी जो है ये फिर से इसी कुएं में क्या आ जाता है,
ये बर्तन धोने पहुंचे हैं कि नहीं, तो ये सारा पानी आफ्टर यूज इस कुएं में ही चला जाता था। तो वाटर में पॉल्यूशन आ जाता था। क्या होता था? वाटर में पॉल्यूशन आता था, ऑर्गेनिक कंटामिनेशन हो जाता था। और इसी पानी को जब ये घर जाएंगे तो घर में पीने के लिए भी ले जाएंगे, खाना बनाने के लिए ले जाएंगे। तो इस कंटामिनेटेड वाटर को जब ये पब्लिक यूज करता था तो महामारी फैलता था, कॉलरा। कॉलरा फैलता था। अब कॉलरा कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इसमें डेवलप हो जाते थे तो फैल जाता था कॉलरा। बहुत ज्यादा इंडिया में परेशानी होती थी। जब तक वेल वाटर सप्लाई पे हम लोग रिलाई करते थे, कॉलरा फैलता ही रहता था। तो क्या होता था कि उस समय तो अचानक से चेंज नहीं किया जा सकता था। कॉलरा फैल गया तो क्या कुआं बदल दोगे? नहीं ना। तो वहां पे क्या किया जाता था कि गवर्नमेंट को जब पता चल गया कि उस कम्युनिटी में कॉलरा फैला हुआ है तो वो वहां पे आके लाल दवा डालते थे। कौन सी दवा? लाल दवा। क्या बोल सकते हैं? लाल दवा। इसी को बोलते हैं KMNO4, KMNO4। अब ये जब इसमें आएगा तो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे है सर, ये लाल दवा रिएक्ट करके KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट करके वाटर के कलर को क्या कर देता था? पिंक कर देता था। 24 से 48 घंटे तक वो पिंक रह जाता था। और उसमें जब तक वो पिंक है, समझिए कि रिएक्शन इज गोइंग ऑन, किलिंग चल रहा है। वो सारे ऑर्गेनिज्म को, सारे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज किए जा रहा है। और जब वो अपना काम पूरा कर लेगा ये लाल दवा, तो आपका फिर से वाटर क्या हो जाता था? क्लियर हो जाता था, फ्री फ्रॉम कॉलरा कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम कॉलरा कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सो बताओ, कॉमन डिसइंफेक्टेंट यूज्ड इन रूरल वेल क्या है सर? KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है मेरी बात? कितना टाइम लेता है? 24 to 48 आवर्स। 24 to 48 आवर्स। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं सर। छोटा सा न्यूमेरिकल है। ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वर्क स्टेट्स 500 डिस्चार्ज दिया हुआ 5000 है। क्यूबिक मीटर्स मतलब मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर्स मतलब मीटर क्यूब पर डे, है ना। क्यूबिक मीटर का मतलब आपको 5000 इंटू 10⁻³ लीटर्स ना। अरे मीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है कि नहीं। इट इज एज्यूम दैट क्लोरीन पर डे, तो वेट कितना है? वेट ऑफ क्लोरीन is equal to, assume that 20 kg of chlorine per day, है ना। Then the chlorine dose, if it is assumed that 20 kg of chlorine per day, है ना, उसमें ऐड किया जाता है तो डोज क्या है? डोज मतलब कंसंट्रेशन। डोज का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। ये है 20 kg पर डे। तो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन क्या बोलेंगे? मतलब डोज, डोज ऑफ क्लोरीन पर डे। डोज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, आप लिखिए वेट ऑफ क्लोरीन पर डे डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज, है ना। सो वेट कितना है? 20 kg। 20 kg का मतलब 20 इंटू द पावर 10⁻6 mg पर डे सर। और डिस्चार्ज कितना है? 5000 इंटू 10⁻6 लीटर्स पर डे। पर डे कैंसिल, पर डे कैंसिल, बचा क्या? mg पर लीटर। तो Cl2 डोज अगर निकालना है तो इस तरीके से ऑपरेट करना है। 10⁻6 10⁻6 कैंसिल, है ना। अब आपको कितना बच रहा है? 20 kg था ना। अरे 5000 इंटू 10⁻3 था जी, मतलब 5 इंटू 10⁻6 था, है ना। ये हो गया कट के 4। ये क्या हो गया? 4। तो डोज इज इक्वल टू 4 mg पर लीटर। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको डोज निकालना है, वेट बाई डिस्चार्ज करिएगा, यूनिट बैलेंस करिएगा, आंसर ऐसे मारिएगा। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। अरे भाई क्लोरिनेशन कर्व
आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन कर्व देखिए, जब भी आप वाटर में क्लोरीन को ऐड करते हैं तो सम अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड in reaction with or for oxidizing iron and manganese present in water. तो some amount of chlorine dose खर्च होता है to oxidize iron and manganese present in water. To oxidize iron and manganese present in, मतलब यहाँ तक आपका जो खर्च हुआ है वो कहीं ना कहीं आयरन और मैंगनीज में खर्च हो गया। कहाँ खर्च हो गया? और मैंगनीज में। इसके बाद भी जो अगर क्लोरीन डोज ऐड करेंगे और उस वाटर में कहीं ना कहीं अमोनिया है तो क्लोरामाइन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? क्लोरामाइन का फॉर्मेशन होगा। अब क्लोरामाइन का फॉर्मेशन मान लेते हैं कि आपका यहां तक हुआ, दिस इज द एरिया वेयर क्लोरामाइन फॉर्म्स है। तो ये डोज लग गया क्लोरामाइन फॉर्मेशन के लिए, और उसके बाद भी आपने कुछ क्लोरीन ऐड किया है तो उस क्लोरीन का खर्च होगा टू वर्क एज अ डिसइंफेक्टेंट, टू वर्क एज अ डिसइंफेक्शन। तो ये पोर्शन जो आप देख रहे हो ये कहाँ पे खर्च हुआ है सर? ये खर्च हो रहा है आपका डिसइंफेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसइंफेक्शन हुआ। अब इसके बाद ये किसमें खर्च हुआ बता दो जरा? आयरन एंड Fe प्लस Mn के ऑक्सीडेशन में। ये यहां पे क्या हुआ है? क्लोरामाइन फॉर्मेशन हुआ है, नहीं हुआ है? और इसके बाद इस जोन में हुआ है डिसइंफेक्शन, और इसके बाद क्लोरीन का डिमांड हो गया खत्म। इन्हीं तीन पर्पस के लिए जो क्लोरीन का कंजम्पशन, आयरन मैग्नीज ऑक्सीडेशन, क्लोरामाइन फॉर्मेशन एंड टू एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट, ये तीनों पर्पस में जितना क्लोरीन खर्च हुआ है वही क्लोरीन का डिमांड है। और उस डिमांड के बाद भी अगर आप डोज देते जाते हो, उस डिमांड के बाद भी अगर डोज देते जा रहे हो तो दैट विल अपीयर एज अ रेजिडुअल क्लोरीन, दैट विल अपीयर एज अ रेजिडुअल क्लोरीन। अब बताओ, जहां पे डिमांड खत्म होता है ना सर, उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? ये है आपका ब्रेक पॉइंट, दिस इज योर ब्रेक पॉइंट। अब बताओ, ये लाइन रेसिडुअल क्लोरीन का है। ब्रेक पॉइंट पे आपका रेसिडुअल क्लोरीन जीरो हो जाता है क्या? जरूरी नहीं जीरो हो, यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। मैक्सिमम तो नहीं होगा। रेसिडुअल क्लोरीन हम यहां से मेजर कर, जैसे इस पॉइंट पे रेसिडुअल कितना है, तो इस पॉइंट पे रेसिडुअल इतना है, यहां तक दो टुकड़े हुए, ये है फ्री रेसिडुअल और ये है कंबाइंड रेसिडुअल। ये क्या बोल सकते हैं? कंबाइंड रेसिडुअल। और ये पोर्शन जो है यहां से यहां तक अगर हम बात करें, ये वाला, ये पोर्शन यहीं से ले रहा है ना, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन ये है आपका फ्री रेसिडुअल। अब बताओ रेसिडुअल और ये दोनों को मिला के रेसिडुअल बोलेंगे। तो ब्रेक पॉइंट पे रेसिडुअल क्या है? टोटल है क्या? नहीं, ब्रेक पॉइंट पे रेसिडुअल क्या है? मिनिमम वैल्यू है रेसिडुअल का। क्या है? मिनिमम। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपके ब्रेक पॉइंट पे रेसिडुअल क्या होता है? मिनिमम होता है। इस बात को आप भली भांति जान गए। सो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, रेसिडुअल क्लोरीन इज मिनिमम, रेसिडुअल क्लोरीन इज
मिनिमम क्लोरीन कर्व का आइडिया ले लीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे बन सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन ट्रीटमेंट, तो ये गाना याद रखिएगा, पीएच मोर डोज, और डोज अगर ज्यादा लग रहा है तो लेस एफिशिएंसी ना, लेसर पीएच, पीएच अगर लेस है तो लेस डोज ऑफ क्लोरीन लगेगा। इसका मतलब कम डोज लग रहा है, इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है। ये गाना जो गाएगा एक क्वेश्चन का आदमी बन जाएगा। मोर पीएच मोर डोज, लेसर पीएच लोसर डोज। जहां पे डोज ज्यादा लग रहा है इफिशियंसी कम है। जैसे आप घर में कपड़ा धोने के लिए सर्फ यूज करते हैं, दो टाइप के सर्फ होते हैं, एक तो दाग अच्छे हैं वाले सर्फ एक्सेल, और दूसरा पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। डोज किसमें ज्यादा लगता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे में आपको डोज ज्यादा लग जाता है, दाग अच्छे वाले कम ही में काम चल जाता है कि नहीं। तो जिसका डोज कम लग रहा है तो उसका इफिशियंसी ज्यादा अच्छा है कि नहीं, और जो भर भर के डालना पड़ रहा है डोज ही ज्यादा लग रहा है तो इफिशियंसी क्या होगा, कम होगा कि नहीं। सो मोर पीएच मोर डोज लेसर इफिशियंसी, लेसर पीएच लेसर डोज मोर इफिशियंसी। एक्चुअली क्लोरीनेशन जो होगा वो पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस है। क्या है, पीएच डोमिनेट करता है। Cl अगर वाटर में हम ऐड करेंगे, Cl2 अगर वाटर में ऐड करेंगे सर तो बनता है क्या, HOCl प्लस HCl, HOCl प्लस HCl। HOCl फिर से फर्दर डिसोसिएट होता है और ये बनता है OCl माइनस प्लस H प्लस। H प्लस का बनना कहीं ना कहीं पीएच डोमिनेट करेगा, पीएच डोमिनेट करता है। और ये HOCl है हाइपोक्लोरस एसिड, OCl है माइनस जो है हाइपोक्लोराइट आयन। कंबाइंड क्लोरीन फ्री क्लोरीन का अगर बात करेंगे, फ्री कंबाइंड क्लोरीन क्या होता है, तो HCl प्लस OCl माइनस होता है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आपको ये ध्यान रखना है। तो पीएच अगर ज्यादा है तो क्या बोला, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन ट्रीटमेंट। अगर क्लोरीन ट्रीटमेंट के डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ज्यादा कब होगा, जब पीएच लेसर होगा। इज डिक्रीजेज एट हायर पीएच, यस एफिशिएंसी डिक्रीजेज एट हायर पीएच। इज डिक्रीजेज एफिशिएंसी डिक्रीजेज एट हायर पीएच, तो ऊपर से देखो एफिशिएंसी डिक्रीजेज एट हायर पीएच ना, ऑप्शन सही है। इंक्रीजेज एट हायर पीएच वैल्यू, अरे भाई हायर पीएच वैल्यू पे इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर जाता है, गलत है। अनअफेक्टेड पीएच पे डिपेंड करता है, हाईएस्ट 7 पे नहीं होगा, 7 से ज्यादा पे आपका इफिशियंसी कम जाता है, 7 से कम पे और भी इफिशियंसी क्या होता है, बढ़ जाता है। HOCl पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, लेसर पीएच पे HOCl डोमिनेट करेगा बाबा, है ना। तो ये बात आपको भली भांति समझ में आई होगी, हमको ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। पैथोजेंस आर यूजुअली रिमूव्ड बाय, पैथोजेंस को अगर किल करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो जो प्रोसेस अपनाना है उसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन, है ना। और डिसइंफेक्शन कॉमन मेथड है जो हम लोग वाइडली एडॉप्ट करते हैं, यूज करते हैं, वो है क्लोरिनेशन। वो क्या है, क्लोरिनेशन। सो पैथोजेंस रिमूवल प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंफेक्शन। और डिसइंफेक्शन में हम कॉमनली क्या यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइडली यूज डिसइंफेक्शन मेथड इज क्लोरिनेशन। सो होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक बने रहिए अपने इस फेवरेट चैनल सिल्वर इंस्टीट्यूट नागपुर पे, जहां पे आपको मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, ढेर सारा मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच।